नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा नया टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। बेसिकली आज तक हम पढ़ते जो आए हैं वो हमने पढ़ा है मैटर के बारे में, और मैटर की लगभग दो प्रॉपर्टीज़ हमने कुल मिलाकर के देखी हैं। पहली प्रॉपर्टी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और सेकेंड प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि कोई भी मैटर है उसकी कुछ ना कुछ शेप होती है, साइज़ होती है, वो किसी न किसी स्टेट में होता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि कोई भी मैटर अपने आप में कोई ना कोई एक एटॉमिक कन्फिगरेशन रखता है, वो छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना हुआ रहता है। वो मैटर की वही प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। इसी तरीके से चेंजेस भी फिज़िकल चेंज होते हैं और केमिकल चेंजेस होते हैं। तो आइए इसे हम ध्यान से और थोड़ा डीप में जानते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस बेसिकली हम देखें तो मैटर दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ रखता है, जो है फिज़िकल और केमिकल। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि शेप, साइज़, डायमेंशन, स्टेट जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली किसी भी मैटर की उसकी एटॉमिक कन्फिगरेशन ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर मिलकर बना हुआ है H2O से, यानी कि उसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन के एटम्स हैं। हमारा जो सॉल्ट है वो बना हुआ है NaCl से, तो उसमें सोडियम के एटम्स हैं और साथ साथ क्लोरीन के एटम्स हैं। तो हम देखते हैं तो हमारे नेचर में हमें फिज़िकल चेंजेस भी दिखाई देते हैं और साथ साथ केमिकल चेंजेस भी दिखाई देते हैं। यदि हम किसी भी मैटर का अगर हम फिज़िकल साइज़ चेंज करें, उसकी स्टेट चेंज करें, तो उसमें हमेशा और हमेशा फिज़िकल चेंजेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा था कि यदि वाटर का ही हमने उसे गैसियस फॉर्म में चेंज किया, उसे सॉलिड फॉर्म में चेंज किया, उसे लिक्विड फॉर्म, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन हमेशा और हमेशा H2O ही बना रहा। लेकिन यदि हम किसी भी चीज़ का कुछ ऐसा चेंज करें कि जिससे उसका एटॉमिक कन्फिगरेशन बदल जाए, तो ऐसे सारे चेंजेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंजेस कहेंगे। केमिकल चेंजेस हमारे आसपास कई सारी जगहों पर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो एक प्रकार का केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यहाँ तक कि उसका फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क से कर्ड का बनना, इसके साथ साथ जो हम आयरन की रस्टिंग प्रोसेस देखते हैं, ये सारी की सारी प्रोसेस केमिकल चेंजेस का ही एग्जाम्पल है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा और डीप में जानने की कोशिश करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में दो पार्ट होते हैं, एक तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले और एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो हमारे पास आयरन है Fe, इसमें कुछ वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हो गई। वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद इसका हुआ क्या कि ये रस्ट के फॉर्म में चेंज हो गया, और साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो हमने क्या देखा कि शुरुआत में एक आयरन था और उसके साथ वाटर की रिएक्शन हुई, तो उसके बाद चेंजेस क्या हुए कि वो रस्ट के फॉर्म में चेंज हो गया और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
केमिकल रिएक्शन में इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें कि CO2 प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, प्लस इसमें से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। तो इस तरीके के हम जो भी चेंजेस देख रहे हैं, आयरन बदल जा रहा है रस्ट के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के बदल जा रहे हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। इसका मतलब इनके केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल और बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं पहले और बाद की अपेक्षा में। इस तरीके की सारी रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में हमें एक बात और सीखने की ज़रूरत है, वो है कि केमिकल रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शुरुआत में जितने एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं उतने ही केमिकल रिएक्शन के बाद में भी प्रेजेंट होंगे। जितने आयरन यहाँ पर हैं उतने ही आयरन के एटम्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। जितने कार्बन के एटम्स यहाँ पर हैं उतने ही कार्बन के एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर हम इसे ऐसे रूप में देखें तो यहाँ पर तो हमें एक जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर तो हमें आयरन के एक एटम दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर आयरन के 3 एटम्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कार्बन का सिर्फ 1 एटम है और यहाँ पर कार्बन का 6 एटम हैं। तो इस तरीके से इसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में। तो आइए हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि प्रोडक्ट में हमारे पास 3 आयरन के एटम्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर हम आयरन कितने ले लेंगे? 3 ले लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं? ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर हम 4 ऑक्सीजन ले लेंगे। इस तरीके से यदि हम देखें तो अब यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं? तो 8 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, और जबकि यहाँ पर 2 ही हैं, तो यहाँ पर हम 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम करते हैं क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। केमिकल रिएक्शंस को लिखते वक्त हमें एक बात का और ध्यान देना होता है, और वो ये बात है कि हमें इनका जो भी फॉर्मेट है, ये सॉलिड के रूप में है, लिक्विड के रूप में है, गैसियस रूप में है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन के रूप में है, हमें उसे भी यहाँ पर इंडिकेट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये जो आयरन था ये सॉलिड के फॉर्म में था, ये जो वाटर है ये वेपर के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर के साथ जो रिएक्शन होती है, ये जो गैस में प्रेजेंट वेपर्स होती हैं वो आयरन के साथ रिएक्ट होती हैं, तो ये गैसेस के फॉर्म में है। रस्ट किस फॉर्म में है? तो रस्ट सॉलिड फॉर्म में है, जबकि हाइड्रोजन ये जो रिलीज हुई ये गैसियस फॉर्म में थी। इसे ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है, तब जाकर के ये केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट कहलाती हैं। इसे भी कंप्लीट करके देख लेते हैं। ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो भी सनलाइट हमारी अर्थ में आती है, ये प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से और वाटर को अपने रूट से लेकर के उन्हें इस ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, और इस तरीके से ये जो सन की एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और यही केमिकल एनर्जी जो होती है, उसी से ही हमारी पूरी अर्थ में जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सारी एक्टिविटीज़ हैं, सभी कुछ इसी केमिकल एनर्जी के कारण ही परफॉर्म होती है। तो आइए इसको भी हम बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन थे, तो यहाँ पर भी हम कितना ले लेंगे? 6 CO2 ले लेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 6 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हाइड्रोजन। साथ ही साथ ऑक्सीजन कितने हैं? तो 6 और 2 8 हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें 6 ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाते हैं। साथ ही साथ ये जो 12 ऑक्सीजन बचते हैं, तो
तो 12 के कारण 2 यहाँ पर है, तो इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर देंगे। इस तरीके से ये इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस इक्वेशन में बदल जाती है। बैलेंस करने के बाद हमें एक काम और करना है, इनकी स्टेट को लिखना। तो आइए हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो गैसियस स्टेट में थी, वाटर जो था वो लिक्विड स्टेट में था। सनलाइट के कारण ये जो बना ये एक्वस फॉर्म में बना, और ऑक्सीजन ये गैसियस फॉर्म में थी जो कि रिलीज़ हो गई। इसीलिए हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा और इसे जानते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। तो पहली केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या फिर 2 से ज़्यादा कभी मॉलिक्यूल या एटम्स आपस में मिल करके कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल या फिर कोई दूसरे प्रकार के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इस तरीके के सारी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। जब हम इसे लेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम ऑक्साइड बदल गया किस में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। इस कैल्शियम ऑक्साइड को स्लैक लाइम और इसे क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम का मतलब क्या है, ये रिएक्शन बेसिकली अगर आपने देखा हो तो जब हमारे घर में वाइट वॉशिंग होती है या फिर पुताई होती है तो वहाँ पर ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। जो हमारे घर में जो चूना लाया जाता है वो इस फॉर्म में होता है, वो होता है क्विक लाइम के फॉर्म में। और जब वो इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है, जब उसे वाटर में डाला जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्लैक लाइम में, पुताई वाले चूने के फॉर्म में, और उसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके की रिएक्शन जब आपने देखी होगी तो इसमें एक और काम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है। अगर आप इस क्विक लाइम में वाटर को डालते हैं तो देखते हैं थोड़ी देर में ही वो जो पॉट होता है वो पूरी की तरह गर्म हो जाता है। इस तरीके की रिएक्शंस जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं इन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहा जाता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें कि टेम्परेचर या फिर हीट बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। क्विक लाइम किस फॉर्म में था, तो ये सॉलिड फॉर्म में था, वाटर लिक्विड फॉर्म में था, ये एक्वस फॉर्म में बदल गया जिसे हमें पुताई करनी है और ये हीट बाहर निकल गई। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज, हमारा जो खाना होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, और वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है ग्लूकोज C6H12O6। यही मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन जिसे हम ब्लड में सांस लेने के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही आपस में ब्रेक हो जाता है, और ये ब्रेक होने के बाद टूटता है CO2 जिसे हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू, प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। इसी एनर्जी को हम अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, साथ ही साथ जो भी एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं अपनी डेली लाइफ में, इसी एनर्जी के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। इसे भी हम बैलेंस करके देख लेते हैं। 6O2, 6CO2 और 6H2O के रूप में। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। साथ ही साथ ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब इसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है। आइए हम इसके दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। इसका सेकेंड टाइप है केमिकल रिएक्शंस का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हुआ उसका बिल्कुल उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल जब किसी छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है तब ऐसे रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे अगर हम हीट करते हैं तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 बाहर निकलती है। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन जिसका यूज़ सीमेंट बनाने में होता है और साथ ही साथ मार्बल का भी फॉर्मूला CaCO3 ही होता है। CaCO3 ये जो लाइमस्टोन है, जब हमारे घरों में पहुंचने वाला ये जो क्विक लाइम है, उसके पहले जब इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ये लाइमस्टोन के फॉर्म में होता है। लाइमस्टोन को जब हम हीट कर देते हैं तभी ये लाइमस्टोन ही इस क्विक लाइम के फॉर्म में टूट जाता है और साथ ही साथ ये CO2 बाहर निकलती है। तो हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमें हीट देनी पड़ रही है, जबकि कंपोजिशन रिएक्शन में हुआ क्या था, उसमें हीट बाहर निकल रही थी। तो कंपोजिशन रिएक्शन क्या थी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी और जिसमें हीट लग रही हो ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली किसका एग्जाम्पल है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल AgCl2, AgCl ये सिल्वर क्लोराइड है। ये सिल्वर क्लोराइड को जब हमने हीट दी तो ये टूट गया सिल्वर में प्लस क्लोराइड गैस में। ये सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन पुराने समय में जब कैमरे होते थे, जब फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती थी तो वहाँ पर इसका यूज़ होता था। वहाँ पर ये इसका यूज़ किस तरीके से होता था, जो फोटोग्राफिक फिल्म होती थी वो AgCl की होती थी और जब उसे सनलाइट की प्रेजेंस में हीट किया जाता था तो उसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती थी और जो बचता था वो बचता था सिल्वर, और उसी की हमें फोटोग्राफिक पिक्चर्स बनाते थे। ये भी क्या एग्जाम्पल था, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल था, साथ ही साथ एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। आइए कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके कुछ और टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन। एक रिएक्शन को हमने इसके पिछले लेक्चर में देखा था, जिसे हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूप में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता था, मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर में जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता था वो क्या काम करता था कि वो लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन से बाहर करके खुद ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाता था। इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते थे। उसमें हमने एग्जाम्पल भी देखा था। फॉर एग्जाम्पल जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है बजाय कि कॉपर के, तो CuSO4 के सॉल्यूशन में यदि हम जिंक के पार्टिकल्स को इंसर्ट करें, डालें, तो इसकी रिएक्शन होती है ZnSO4 के रूप में, प्लस ये जो कॉपर है ये बाहर निकल जाता है। इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं वो हम देखते हैं जब मेटल्स की कोटिंग जो की जाती है वो इन रिएक्शंस के थ्रू होती है। साथ ही साथ जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उनमें भी ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। ये एक और टाइप हो गया। इसके बाद जो अगला टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट की तरह ही होता है, बस उसमें जो भी आयंस होते हैं वो दोनों ही आयंस आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जांपल डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ यदि बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दी जाए तो फॉर्मेशन होगा BaSO4 और साथ ही साथ NaCl। तो आपने इस रिएक्शन में देखा कि सोडियम आयंस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर गए, साथ ही साथ ये जो बेरियम आयंस थे वो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर गए। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो दोनों मॉलिक्यूल्स में डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, वो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस। तो आइए एक लास्ट पॉइंट इसे भी समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन बेसिकली जब भी किसी की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऐसी रिएक्शंस को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो हम उसे क्या कहेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और वही क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी का उल्टा यदि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाए, ऑक्सीजन उसमें से चली जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन, यानी कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। इसी का बिल्कुल उल्टा यदि रिलीज ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। साथ ही साथ यदि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो हम भी उसे रिडक्शन कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल रस्टिंग या कोरोजन। जो आयरन में हम रस्टिंग की प्रोसेस देखते हैं या उसका कोरोजन देखते हैं, वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। साथ ही साथ जो खाने जब खराब हो जाते हैं तो उसे वो भी एक प्रकार की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी, खाने का खराब होना, वो भी एक प्रकार की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस में एक एग्जांपल हमने पहले ही देखा था। रिडक्शन प्रोसेस में हमने एग्जांपल देखा था कि जब कभी भी अनसेचुरेटेड ऑयल सेचुरेटेड ऑयल्स में बदलते हैं तो ऐसी प्रोसेस को हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब वेजिटेबल ऑयल या फिर अनसेचुरेटेड कार्बन्स, वेजिटेबल ऑयल जब कन्वर्ट हो जाते हैं वेजिटेबल घी में, तो इस तरीके की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में आती हैं और किस तरीके से हम उसमें एटॉमिक चेंजेस को देखते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।